हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पर, और कोडिंग डिकोडिंग का ये आपका फिफ्थ आपका एपिसोड है। और हम आपसे बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग पर, जिसमें हमने वन वर्ड कोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और मैंने आपको लास्ट टाइम एक होमवर्क दिया था। ठीक है, आंसर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं भेजा, या हो सकता है आपको आया ही ना हो करना। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर आंसर बता रहे हैं उस होमवर्क का जो हमने आपको दिया था। और साथ ही साथ आज हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आते हैं। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको होमवर्क के लिए, जिसमें था नाइस का कोड 45, रिंग का कोड 57 और वाटर का कोड आपको बताना था। तो देखो हुआ क्या था यहाँ पर, सिंपल सी बात है बेटा, आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि अगर नाइस का कोड 45 है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये नंबर्स जितने इसमें अल्फाबेट यूज हुए हैं उसके बराबर होगा, तो वोवल और कॉन्सोनेंट का केस हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। तो मैंने देखा 1 2 3 4, ये 4 है बेटा, और यहाँ पे 45 है, तो 4 और 5 अगर मिलाए तो 9 होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि 4 वोवल हो या 4 कॉन्सोनेंट हो, 5 वोवल हो, या 5 कॉन्सोनेंट और 4 कॉन्सोनेंट और 5 वोवल हो, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये अगर नंबर आ रहा है और ये काफी बड़ा नंबर है 45, तो दूसरा बच्चे के दिमाग में क्लिक करता है कि अगर अल्फाबेट का कोड न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो मैम ने कहा था पोजीशन वैल्यू का यूज हुआ होगा। करके देख लेते हैं। 14, 9, 3 और 5, आप इन सबको अगर ऐड करेंगे बेटा तो भी आप 45 के पास नहीं पहुंच सकते बिल्कुल। अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि जब प्लस करके नहीं हो रहा है तो बच्चे के दिमाग में आता है क्या, मल्टीप्लाई। मैंने पहले बोला था मल्टीप्लिकेशन बहुत रेयर होता है बेटा, अगर नंबर बहुत छोटे हों तो आप मल्टीप्लाई की सोच सकते हैं, इतने बड़े नंबर्स पर आप मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं सोचोगे। 14 की 9 से मल्टीप्लाई करके, 9 की 3 से, 3 की 5 से, इन सभी को मल्टीप्लाई करके एक नंबर बड़ा हमें मिलेगा। हमें चाहिए क्या, 45। तो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी। अब क्या करते हैं, अगर यहां पर बात नहीं बन रही है तो अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। देखो क्या किया एग्जामिनर ने, 14 एक कॉन्सोनेंट है बेटा, तो जो कॉन्सोनेंट है उन्हें नहीं छेड़ा उसने। ठीक है, उसने क्या किया है, जो वोवल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन 2 से कराई है। जितने भी वोवल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन 2 से कराई है, और 2 से कराने के बाद, मल्टीप्लिकेशन 2 से कराने के बाद उसकी जो वैल्यू आ रही है तब उसे ऐड कर रहा है। जरा देखो, 14 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 10, ये 5 2 जा 10, ये 9 2 जा 18। ऐसा किसके साथ किया, सिर्फ वोवल्स वाली वैल्यूज के साथ। वोवल्स वाले जो वोवल्स है आपके अल्फाबेट्स, उन्हीं के साथ ऐसा क्या है कि 2 से मल्टीप्लिकेशन की है और कॉन्सोनेंट को ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि वो कॉन्सोनेंट के साथ करता, वोवल को रहने देता, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो इन सब का एडिशन अगर आप करेंगे तो इन सब का एडिशन करके आप कहाँ पहुंचेंगे, 45 पर पहुंचेंगे। आप ऐड करके देख सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमें रिंग में चेक करना पड़ेगा। अगर ये बात सच है तो रिंग के लिए भी ये बात लागू होनी चाहिए। तो यह है 18, यह है 9 2 जा 18, क्योंकि ये वोवल है बेटा, ये 14 और ये 7। बाकी किसी को 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 18 प्लस 18 प्लस 14 प्लस 7, आप इसको ऐड करके देख सकते हैं। क्या ये ऐड करके 57 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, 57 ही आ रहा होगा, यही आना चाहिए। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आप अपना थर्ड जो कि मैंने निकालने के लिए दिया था वाटर, तो आप उसका निकालिए। वाटर का निकालते हैं। ये है 23, ये है 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये वोवल है बेटा। ये है 20, ये है 5 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये भी वोवल है, और ये है 18। तो आप अगर इन्हें ऐड करेंगे तो इन्हें ऐड करके देखिए, 23 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 18, इस सभी को आप ऐड करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आएगा, ऐड करके देखिए। 20 भी मिस हुआ है, हाँ ये 20 भी आएगा यहाँ पर, ये रहा 20, ये आएगा आई गेस 73। 23 प्लस 2 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 20, यस 73 आपका आंसर आना चाहिए बेटा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड करके दे देता है एग्जामिनर, क्योंकि इतना अंदर बच्चा नहीं जाता कभी क्वेश्चन के, कि इतना अंदर तक डूब के, बिल्कुल हो सकता है यही वजह रही हो आप लोगों ने सॉल्व ना किया हो जो आपको होमवर्क दिया था। पर चलिए, आज हम बात करने वाले बेटा सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की। तो बिना किसी देरी के सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का क्वेश्चन हम समझेंगे, क्या होती है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की अगर हम बात करें तो ये दुनिया की इजीएस्ट कोडिंग में से एक है। इजीएस्ट क्यों बोला मैंने इसे, क्योंकि ये सच में अगर आप अभी करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कुछ नहीं करना। अभी तक जो हम कोडिंग कर रहे थे बेटा उसमें तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो आपको सेंटेंस देता है कुछ। अभी तक तो हम वन वर्ड देख रहे थे,
अब एग्जामिनर आपको एक सेंटेंस देगा, जैसे कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रही हूं और उस सेंटेंस के सामने आपको कोडिंग दे देगा। कोडिंग उसके नीचे भी दे सकता है और उसके सामने भी दे सकता है आपको, ठीक है। ये आपके पास कोडिंग है, टुडे वी मिस्ड क्लास, और वहां पर कोडिंग लिखी है एक अलग भाषा में, ठीक है। दूसरा सेंटेंस अब एग्जामिनर ने आपको दे दिया, ये लिखा है वी हैव टू रिपेंट, तो उसका कोड दिया है TAJOMO और फिर दिया है आगे HA। नेक्स्ट आपको दिया है अटेंड क्लास रिपेंट हैव। ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर ये आपको खुद लिख कर देगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ एक एक का कोड बताना होगा। एग्जामिनर जो भी पूछे बच्चे, आपको उसका बस कोड बताना है, ठीक है। अब वो किसका कोड पूछता है, किस तरीके से पूछता है, ये है मेन बात, आप कैसे निकालेंगे, है ना कोड। यहां पर क्यों नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि हर किसी के कोड का पैटर्न एक जैसा होता है। जैसे अभी आप वन वर्ड में देख रहे थे, तो एक जैसा पैटर्न आपको फाइंड करना पड़ता था, यहाँ पे आपको फाइंड नहीं करना। यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन का आंसर आपको सामने ही दिया है, ठीक है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, कैसे देखो जरा। यहां पर दिया है टुडे वी मिस्ड क्लास, 4 वर्ड का एक सेंटेंस दिया है। टुडे एक वर्ड, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और 4 ही कोड दिए हैं। लेकिन बेटा सबसे बड़ी बात, बच्चा सोचता है कि जिस तरीके से, जिस क्रम में, जिस ऑर्डर में दिए उसी ऑर्डर में कोड दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि टुडे का कोड KA होगा, वी का कोड PA होगा, मिस्ड का कोड TA होगा। नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। बस यही आपको खोजना है, बस समझो आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ कोड फाइंड करने तक आपकी ड्यूटी नहीं सीमित है, आपको आंसर किस तरीके से आप क्वेश्चन एग्जामिनर का समझ भी पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताएंगे अभी। अब जरा देखो, मान लीजिए मैं आपसे बोलती हूँ इसमें कोड निकालना है आपको, और मैं कह रही हूँ हर एक वर्ड का एक कोड निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है। हर एक वर्ड अगर यहाँ मौजूद है तो उसका कोड भी मौजूद होगा। जैसे अब यहाँ पे भी 4 वर्ड हैं तो 4 कोड हैं, यहाँ पे भी 4 वर्ड हैं तो कोड भी 4 हैं, यहाँ पे भी 4 वर्ड हैं तो कोड भी 4 हैं। तो किसका कौन सा है ये आपको मुझे फाइंड करके दिखाना है कि कौन से का कोड कौन सा है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले मैं बता रही हूं बिना क्वेश्चन देखे। मान लो मेरे को क्वेश्चन नहीं पता, एग्जामिनर ने क्या पूछा और मेरे को ये पूछा है कि इनमें जितने भी वर्ड है उसका कोड निकालो, ठीक है। तो मैंने देखा कि सबसे पहले करने का तरीका होता है, जो चीज कॉमन है बेटा आपको वो देखनी है। जैसे कहीं से भी शुरू कर लो, आपके पास 2 वर्ड हैं जो कॉमन है, कौन कौन से, अटेंड तीसरे सेंटेंस में भी है और चौथे सेंटेंस में भी है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इन दोनों के कोड इन दोनों सेंटेंस में मौजूद होंगे। हमें नहीं पता कि PM ही है या JO है या TA है, कुछ है, लेकिन दोनों में मौजूद होंगे, दोनों लाइन में। लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक और वर्ड है क्या, क्लास, दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब एक और कोड होगा जो दोनों में मौजूद होगा। इन दोनों सेंटेंस में 2 कोड होंगे जो एक जैसे दिखते होंगे। तो मैंने कहा हाँ है, PM भी है और साथ ही साथ KA भी है, और अगर देखें तो HA भी है। और HA क्यों है, क्योंकि हैव भी है, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में एक ही वर्ड तो है जो अलग सा है, बाकी तो 3 सारे एक जैसे हैं। तो इनका मतलब कोड भी उनके एक जैसे होंगे। लेकिन इतना कंफर्म हो गया कि जो रिपेंट है उसका कोड JO है और जो V है उसका कोड TA है। ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। जानते हो ना कैसे, क्योंकि भाई यही तो बचे हैं, बाकी सब तो क्या है आपके कॉमन है, ठीक। अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अटेंड, क्लास और हैव में इसमें से कौन सा कोड किसका है। क्योंकि अटेंड का कोड PM ही होगा, ये किसने कह दिया। हो सकता है अटेंड का कोड KA हो, इस अटेंड का कोड ये हो, क्लास का कोड PM हो, इस क्लास का कोड PM हो, हैव का कोड HA हो, इस हैव का कोड HA हो। तो ये पता करने के लिए जरा ऊपर देखिए, इन तीनों कॉमन टर्म में से कुछ टर्म्स ऊपर भी होंगी, जैसे हैव सेकंड वाले सेंटेंस में, और अटेंड, क्लास और हैव में से सिर्फ हैव ही है। इसका मतलब ऊपर ऐसे क्या चीज है इन तीनों कोड में से जो कॉमन है, मैंने कहा HA। इसका मतलब हैव ऊपर है, HA ऊपर है, इसका मतलब हैव के कोड HA थे, यानी जो हैव है उसका कोड HA था, ये कंफर्म है, ठीक है। आप चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं अगर ज्यादा हौच पौच लगे, ठीक है। उसी जैसे क्लास, अब क्लास का कोड, अब इसको तो पता चल गया, हैव को तो पता चल गया कि मेरा कोड ये है, लेकिन अटेंड और क्लास को भी नहीं पता कि ये वाला कोड है उसका या ये वाला कोड है, PM है या K है। तो क्लास यहाँ पर है और बाकी अटेंड नहीं है, हैव नहीं है। तो अगर क्लास यहाँ पर है तो इन दोनों कोड में से एक कोड यहाँ जरूर मौजूद होगा, वो कौन सा है, KA। यानी क्लास का कोड क्या है बेटा, KA। अगर क्लास का कोड KA हो गया तो अटेंड का कोड PM ही होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता,
ठीक। रिपेंट का कोड हम जान चुके हैं, जेओ है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, रिपेंट का कोड जेओ आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं ऊपर जो बचे हैं उनका क्या। वी आप देख रहे होंगे बेटा, इधर भी है और इधर भी है, चाहे तो मैं ऐसे क्रॉस कर देती हूं, ठीक है। तो यहां पर वी है, अगर यहां पर वी है तो इन दोनों लाइन में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, तो वो क्या है, वो टीए है, यानी वी का कोड आपका टीए आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब बचा यहां पर 2, यहां पे और कुछ तो बचा नहीं, रिपेंट का कोड जेओ हो गया, हैव का कोड एचए हो गया, वी का कोड जेओ सॉरी टीए हो गया, तो 2 का कोड क्या होगा, एमओ। एक ही कोड बचा है एमओ, ये किसका हो जाएगा, 2 का। अब ऊपर बचे हैं 2 वर्ड, एक बचा है टुडे और एक बचा है मिस्ड। यहां देखें तो कोड भी 2 बचे हैं, एक पीए और एक एनए, लेकिन क्या आप श्योर हो सकते हो कि किसका कौन सा होगा, नहीं। जनरली बच्चे कहते हैं टुडे का पीए कर दो, मिस्ड का एनए कर दो, नहीं बेटा, आपको नहीं पता कौन सा किसका है, तो आपको ये एक संदिग्ध उसमें रहना पड़ेगा, इसके लिए आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि कौन सा पर्टिकुलर कोड किस चीज का है, ठीक है। अब ये तो बहुत आसान है कि कोड सबने निकाल दिया, बच्चों ने कोड निकाल के दिखा दिया, ये बहुत इजी है। लेकिन अब बात करते हैं एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे देगा, आखिर एग्जामिनर के क्वेश्चन वो कौन से क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम फंसते हैं। तो देखो, मानो एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोड ऑफ टुडे, क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड ऑफ टुडे, और ऑप्शंस भी दिए हैं बेटा। मान लीजिए एग्जामिनर, आपको पता है अगर आप एसएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देगा, अगर आप बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास 5 ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन दिया पीए, एनए, पीए ऑब्लिक एचए, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिया एचए और फिर दिया सीएनडी। ध्यान से देखिएगा, आपको पास 5 ऑप्शन है, एग्जामिनर बोला कोड बताइए टुडे का। तो बेटा टुडे एक ऐसा वर्ड है जिसका कोड कंफर्म नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि टुडे और मिस्ड दोनों एक ऐसे अल्फाबेट है जो कहीं भी कॉमन नहीं है, और जो चीज कहीं कॉमन नहीं होती उसका कोड कभी आप श्योर नहीं बता सकते कि क्या कोड होगा, ठीक है। तो उसने कहा कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की बात कर रहे हैं हम, ये ठीक है, इसमें नहीं बता सकते, तो टुडे का आपका पीए भी हो सकता है और एनए भी हो सकता है। अब अगर हम पीए को टिक लगा दें तो एग्जामिनर ये भी तो पूछेगा कि भाई किस बेस पर, किस बिना पर आपने पीए लगा दिया, एनए भी नहीं लगा सकते, एनए भी नहीं टिक लगा सकते, क्योंकि हमें थोड़ा ना पता, इनमें से कोई भी हो सकता है, 50% चांस इसके तो 50 इसके। तो पीए ऑब्लिक एचए, इसे एनए मत पढ़ लेना, एचए, तो कह रहा है या तो पीए या तो एचए। मैंने कहा भाई पीए का तो सही है, लेकिन एचए तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बेटा एचए किसका कोड है, एचए आपका हैव का कोड है। कह रहा है फिर एचए, मैंने कहा नहीं, तो आंसर आएगा सीएनडी। सीएनडी का मतलब है कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम ज्ञात नहीं कर सकते कि टुडे का कोड क्या है। लेकिन यही अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मान लीजिए एग्जामिनर आपको पूछे व्हाट मे बी द कोड ऑफ टुडे, ये टुडे और मिस्ड दोनों के लिए लगेगा बेटा, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने मे बी वर्ड यूज कर लिया, मे बी का मतलब है वो कह रहा संभावित कोड बताओ, यानी वो श्योर नहीं पूछ रहा है आपसे, वो कह रहा संभावित कोड बताओ, और तब वो आपको ऑप्शन दे दे। मान लीजिए आपके पास 5 ऑप्शन वो आपको दे दे, और उन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन वो आपके लिए रखे एचए, फिर रखे आपके लिए एच टी, फिर रखे पीटी, फिर रखे एनए, और फिर रखे आपके लिए सीएनडी। तो आप क्या टिक करेंगे अगर वो आपसे बोलता है व्हाट मे बी द कोड ऑफ टुडे, टुडे का कोड क्या हो सकता है। ध्यान रखना उसने पूछा है क्या हो सकता है, क्या एचए हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैम एचए तो हैव का है, ये फिक्स है, ठीक। क्या एचटी हो सकता है, एचटी तो मैम क्वेश्चन में ही नहीं है, तो कैसे वो कर दे। क्या पीटी हो सकता है, मैम पीटी तो कोड क्वेश्चन में नहीं है, तो कैसे कर दे। क्या मैं सीएनडी टिक लगाऊं, सीएनडी तब टिक लगाते हैं मैम जब हम कह सकते हैं कि भाई इसका तो आंसर ही फाइंड नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही है, किसका आंसर फाइंड नहीं हो सकता, तभी तो हमने कैन नॉट बी डिटरमाइन लगाया था पहले ऑप्शन में। लेकिन बेटा इस बार उसने एक वर्ड का यूज किया है मे बी। मे बी मतलब वो खुद आपको बोल रहा है कि आप ये बताइए कि कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है, कौन सा, एनए। एनए की ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो कोड हो सकता है टुडे का, बाकी कोई नहीं। अब अगर बच्चों का क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा मैम एनए ना होता, एनए ना होता और यहां पर पीए होता तो क्या करते, तब इसको टिक करते, क्योंकि एनए और पीए में से एक होगा, ये तो कंफर्म बात है, और कोई नहीं हो सकता। तो चाहे एनए ऑप्शन में हो चाहे पीए ऑप्शन में, आप वो मार्क कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता कि एनए भी होता पीए भी होता, तब क्या करते। अगर एनए भी होता पीए भी होता तब क्या करते, तब ऐसा नहीं कि किसी भी एक को मार्क करके चले आते, नहीं, तब आपके पास एक ऑप्शन कहीं ना कहीं नन ऑफ दीज का जरूर होता,
एक ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं का जरूर होता। यानी कि अगर एग्जाम में आपको एनए भी दे दे, पीए भी दे दे, आपको पता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और एग्जाम में आपको बोले भाई टुडे का कोड बताओ, टुडे की जगह मिस्ड भी होता बेटा तो भी यही सेम चीज होती। वो कहता भाई टुडे का कोड बताओ, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक आंसर हम टिक कर नहीं सकते, तो हम टिक लगाते हैं नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का अर्थ ये है कि इन विकल्पों में से किसी भी विकल्प को हम एज अ आंसर टिक नहीं कर सकते, बल्कि इनमें से आंसर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आंसर इन्हें टिक नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में एनए और पीए एक साथ हो जाता ऑब्लिक करके 50% ये 50, तो हम ये टिक कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं होती। समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो बताइए, समझ में आ रही है तो बहुत इजी है ये, ठीक है। चलो, अगर एग्जामिनर ऑल्ट चाल चलता है, एग्जामिनर मान लो एक क्वेश्चन पूछता आपसे, इसी में आपसे क्वेश्चन पूछता, कहता व्हाट मे बी, क्योंकि देखो जो डेफिनेट है बेटा उसके तो आप आराम से बता दोगे। मैं आपसे क्लास का पूछूंगी आप पीएम बता दोगे, मैं आपसे अटेंड का पूछूंगी आप अटेंड का भी बता दोगे कि मैम के है, मैं आपसे पूछूंगी वी का बताओ आप वी का बता दोगे, टी ए है ना। लेकिन जो चीजें बता दोगे वो इतनी आसानी से वो नहीं पूछने वाला एग्जामिनर। एग्जामिनर पूछेगा व्हाट मे बी द कोड ऑफ रिपेयर रिपेंट, दो वर्ड का एक सेंटेंस टाइप का दे दिया उसने और बोला है इसका कोड क्या होगा, और क्या वर्ड यूज किया है बेटा, मे बी यानी पॉसिबल कोड पूछ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में अलग चीजें आती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूं आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास, पहला जो ऑप्शन है वो है JOHA, फिर है JOTA, उसके बाद है आपके पास JOZA, और फिर है आपके पास TAJO, और लास्ट है आपके पास CND। क्या टिक करोगे? क्या CND टिक करोगे? नहीं। क्यों? मे भी पूछा है, मे भी मतलब कौन सा हो सकता है, वो भी श्योरिटी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि बेटा रिपेंट तो ऊपर है और रिपेंट का कोड हमें पता है JO आ रहा है, रिपेंट का कोड JO आ रहा है, ये हमें पता है। लेकिन बेटा रिपेयर तो पूरे क्वेश्चन में यूज ही नहीं हुआ, और जो चीज यूज ही नहीं हुई उसका कोड कंफर्म तो नहीं बता सकते, इसीलिए तो एग्जामिनर ने क्या यूज किया है, मे बी। इसीलिए एग्जामिनर ने मे बी यूज किया है कि भाई कौन सा हो सकता है। फिर इसका मतलब एक तो कोड हो जाएगा JO तो आना ही चाहिए आंसर में, तो JO तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और दूसरा आगे वाला जो वर्ड है रिपेयर, उसके लिए एक कोड आपको देखना है, लेकिन वो कोड यहां अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। जिस तरीके से रिपेयर वर्ड यहां अवेलेबल नहीं है, उसी तरीके से यहां भी एक ऐसा ही कोड होना चाहिए JO के साथ जो पूरे क्वेश्चन में अवेलेबल ना हो। तो भाई अगर आप देखें HA अवेलेबल है, मैंने कहा हाँ HA तो हैव का है, मैंने कहा TA अवेलेबल है, कह रहा हाँ वो तो वी का है, तो हमें रिपेंट वी या वी रिपेंट तो बनाना नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ZA, मैंने कहा ZA भी अवेलेबल है, मैंने कहा नहीं ZA अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा TA अवेलेबल है, मैंने कहा हाँ TA भी वी का है, तो इसका मतलब मैंने कहा इसका मतलब आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि C होना चाहिए, JO और ZA होना चाहिए, JO और ZA। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम रिपेंट तो पीछे था और रिपेयर आगे था, तो जो का कोड तो पीछे आना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा, वो कैसा भी हो सकता है, आगे पीछे कैसा भी हो सकता है। अब जैसे टुडे था तो टुडे का कोड के थोड़ी ना था, लेकिन के पहले आ गया, क्लास का कोड पहले आ गया, तो इनका ऑर्डर कैसा भी रह सकता है, आगे पीछे कैसा भी, लेकिन वो दोनों कोड अवेलेबल होने चाहिए। तो एक तो JO हो गया जो कि कंफर्म है कि वो रिपेंट का है, और ZA एक ऐसा कोड हो गया जो पूरे क्वेश्चन में यूज नहीं हुआ था, ऐसा ही कोड हमें चाहिए था, इसलिए उसने मे भी लगाया था। इसलिए आप क्या टिक करोगे, JOZA ना कि CND। क्लियर है? सभी को क्लियर होगा, इजी था ये तो, है ना। चलो अगर क्लियर है तो जरा दूसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरे क्वेश्चन पे आओ अगर ये बात क्लियर है तो। और दूसरा क्वेश्चन आप साथ ही साथ बनाते जाएंगे। क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दिया है वी एंजॉयड अ लॉट, फिर सेकंड सेंटेंस दिया है एंजॉयड इज नॉट इनफ, थर्ड दिया है go and enough form, और फिर दिया enough form is much। कोड है 4729, फिर है 58
2315675806। न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कोड हो सकता है, इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहिएगा कि सिर्फ लेटर फॉर्म में ही होगा। आपके सामने कोड रखे हुए हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की पहचान ही है बेटा कि जहां आपको कॉमन दिखे आप समझ लो वहां पे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग लगी है, ठीक है। एडवांस कोडिंग में हालांकि ऐसा भी होता है कि कई बार ऑप्शन जो वर्ड होते हैं वो कॉमन भी होते हैं, लेकिन एडवांस का वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं होता, उस पर भी बात करेंगे। चलो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है, याद रखना कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हो तो ऑप्शंस पहले जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या है। अब मान लो तुम सबके निकालने बैठ गए बिना क्वेश्चन देखे और एग्जामिनर ने उसमें सिर्फ 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा है, एक इनफ का कोड पूछा है और एक इंजॉयड का कोड पूछा है, तो इनफ तो कॉमन है, इंजॉयड भी कॉमन है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो देखते हैं, अगर मान लीजिए मुझे सबके कोड पूछे हो और बोला हो कि भाई बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 5 नंबर का आता था, ठीक है। 5 नंबर का तो आजकल कम हो गया है, 3 नंबर का ज्यादातर पूछा जाता है। भाई आपका आरआरबी का एग्जाम है तो आप ये समझिए कि 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आने की काफी इसमें उम्मीद है, ठीक है। चलो अब देखो इंजॉयड का कोड, पहले जो कॉमन होते हैं बेटा उनको हटा देते हैं। इंजॉयड दोनों में है, पहले और दूसरी लाइन में। क्या पहली और दूसरी लाइन में और कुछ कॉमन है? आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही चीज कॉमन है, क्या? 2। इसका मतलब एक ही वर्ड इसमें कॉमन है। इंजॉयड का कोड क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। इंजॉयड का कोड 2 हो जाएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं, अलग से लिखना चाहें तो, कि एंजॉयड का कोड क्या हो गया? 2 हो गया। सिंपल है। उसी तरीके से मान लीजिए आपको इनफ दिख रहा है तो आप इनफ का कोड पहले हटा देंगे। इनफ का कोड आप देख रहे हैं कि सेकंड, तीसरी और चौथी लाइन में, तो सेकंड, तीसरी और चौथी लाइन में ऐसी कौन सी चीजें जो कॉमन है? तो वो 5 ही तो है, और कोई वर्ड तो है नहीं जो कॉमन हो। तो इनफ का कोड अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप आराम से 5 आंसर दे सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि कोड बताइए आप किसका? इज का कोड बताइए। इज आप जानते हैं यहां भी कॉमन है बेटा, यहां भी कॉमन है, 2 जगह कॉमन है, सेकंड लाइन में और फोर्थ लाइन में। सेकंड और फोर्थ में और कुछ कॉमन है क्या? मैंने कहा नहीं, इनफ कर चुका है, इंजॉयड कर चुका है, नो इज नॉट, और यहाँ पे फॉर्म, इज और मच, सिर्फ इज है। तो सेकंड और फोर्थ लाइन में क्या कॉमन है? आप देख पा रहे हैं वहां पर 8 कॉमन है, तो आप 8 लिख देंगे यहाँ पर। उसी तरीके से मान लीजिए एग्जामिनर का नॉट का, अब नॉट ही तो बचा, नॉट के लिए सिर्फ एक ही तो नंबर बचा, 3, तो नॉट का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। यहां की बात करें फॉर्म जो बचा है नीचे आपके थर्ड सेंटेंस में गो एंड बचा है और ऊपर एंड यहां दिख रहा होगा आपको, तो एंड यहां और यहां 2 जगह है, तो एंड के लिए आप क्या करेंगे? 7। तो एंड का फिक्स हो गया बेटा 7। जो हमें लग रहा था कि 1/7 होगा वो एंड के लिए हो गया आपका 7, और गो के लिए क्या होगा? गो के लिए आपका 1 हो गया। इससे ए को एंड जरूर कर दीजिएगा बेटा, वो एंड है, वो ए नहीं है, ठीक है। अ था, उसे हमने एंड कर दिया, ठीक। अब ऊपर अगर देखें तो 2 आपके कोड बचे हुए होंगे। वो 2 कोड कौन से हैं? आपको वी और लॉट। वी और लॉट कहीं कॉमन नहीं है, तो वी और लॉट का कोड 4 या 9 होगा। कौन सा किसका होगा ये नहीं बता सकते, यानी वी और लॉट इन दोनों का कोड होगा 4/9, पर कौन सा किसका होगा ये श्योरिटी अभी भी नहीं है। अब एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे इसमें आप आराम से आंसर दे सकते हैं, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। बस ध्यान रखना कब वो मे भी करके पूछ रहा है और कब वो कंफर्म कोड पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन आपको देते हैं हम लोग, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, जरा देखना। अब एक क्वेश्चन है, आई फील सो गुड टुडे, सो गुड टुडे, और कोड है 22/11/10/22, ठीक। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 22/11/10/22। सेकेंड सेंटेंस आपके लिए, एज स्प्रिंग इज अबाउट टू कम। ये आपके पास सेंटेंस सेकेंड है। कोड है 11/11/11/32 और अगेन 22, ठीक। अगेन आपके पास लिखा है वहां पे 22। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस, वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, और इसका कोड है आपके पास 11/45/13/35।
और लास्ट सेंटेंस है इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इसका कोड है 32, 11, 13, 11 और 36। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, आप इसे होमवर्क में करके लाइएगा अगर दिमाग लग जाए आपका तो, ठीक है। कुछ लोग सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन समझ रहे होंगे, समझना भी चाहिए, देखने में तो वैसे ही लग रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन होगा, लेकिन बेटा इसमें खास बात क्या है जरा देखना। खास बात ये है कि आप देख रहे होंगे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ भी कॉमन दिख रहा है? मैंने कहा हाँ दिख रहा है, इज। मैंने कहा इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है? आई दिख रहा है? नहीं। फील? नहीं। उसी तरह से आपका ये फुल है, ठीक है, फील नहीं है। सो नहीं, गुड नहीं, टुडे नहीं, एज नहीं, स्प्रिंग नहीं, अबाउट नहीं, टू नहीं। क्या ऐसा है? फिर ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन कैसे हो गया? लेकिन समस्या क्या है कि कोड बहुत दिख रहे हैं, जो कोड दिए वो बड़े कॉमन दिख रहे हैं। 11 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और ऐसी चीज है ही नहीं जो कॉमन हो, इतनी सारी है ही नहीं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं जो कॉमन हो। अब बच्चा यहाँ फंसता है कि भाई ये कोडिंग आखिर किस तरीके की है। तो इस कोडिंग के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं मैं आज। क्यों? क्योंकि ये आपका है होमवर्क, ठीक है, आपको होमवर्क में से करके लाना है। क्वेश्चन अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, छोड़ना मत, कुछ भी अच्छे से कॉपी कर लीजिए। और ये होमवर्क है, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे साथ, मैं कंचन होती। और हाँ, बिल्कुल लाइव आने के लिए जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, बिल्कुल आएंगे लाइव, ठीक है। हमने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है अब, और बहुत जल्दी हम आपके साथ लाइव भी होंगे, और आप लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मेरे साथ पढ़ते रहिए। मैं कंचन होती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। बाय।